अस्सलामुअलैकुम माय डियर रीडर्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं हूं आपकी राइटर और नरेटर अनायसा बतूल और आप हैं हमेशा की तरह इस वक्त मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके साथ जो नॉवल शेयर करने जा रही हूँ वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और अमेजिंग नॉवल है। हमनशी नॉवल के बाद ये मेरा सेकंड नॉवल है जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। उम्मीद है कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। नॉवल रीड करने के बाद, इसको सुनने के बाद अपने प्यारे प्यारे से कमेंट्स, अपने रिव्यूज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा ताकि मुझे पता चल सके कि आपको ये न्यू नॉवल कैसा लगा है। न्यू नॉवल बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही सस्पेंस वाला है। स्टोरी पूरी रीड कीजिएगा ताकि आपको अच्छा लगे। तो चलते हैं नॉवल की जानिब। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, अगर आप चैनल पे मेरी वीडियोस को पसंद करते हैं, आपको नॉवल अच्छे लगते हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप किस बात का इंतज़ार कर रहे हैं? प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो के अंदर अपने अच्छे से कमेंट्स, अपने रिव्यूज़ ज़रूर दीजिएगा। उनकी शादी को आज 1 साल मुकम्मल हो गया था। उसने एक नज़र बेड के ऊपर बड़ी सी तस्वीर को देखते हुए कंसीलर को अपनी आंखों के नीचे गहरे रंग पर लगाया। ड्रेसिंग मिरर में खुद को देखते हुए उसने कंसीलर की मदद से अपनी गर्दन और सीने के निशानात को छुपाना शुरू कर दिया। बाहर से शोर कमरे में आ रहा था। तभी दफातन एक 30-32 साल की थोड़ी फरबही माइल औरत अंदर दाखिल हुई। तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? हद होती है बहुड़पन की भी। दुनिया की कोई भी औरत तुम्हारी जितनी बहुड़ नहीं हो सकती है। बस हो रही थी। वो सपाट चेहरे के साथ आहिस्ता से बोली थी। हटो पीछे, मैं करती हूँ। वहाँ सब मेहमान इंतजार कर रहे हैं और महारानी यहाँ बैठी है सुकून से। ये तो मेरा शरीफ भाई है जो तुम्हें झेल रहा है, वरना तुम जैसी औरत तो देखने के काबिल नहीं। वो उसके खूबसूरत चेहरे पे मेकअप की तह जमाते हुए उसे अलकाबाद सुना रही थी। ये उसकी नन थी जो कि ब्यूटेशन थी। घर में ही उसका पार्लर था। सोसाइटी की बहुत सी औरतों के साथ उसकी दोस्ती थी। हालांकि उन्हें यहाँ आए अभी कुछ ही दिन हुए थे। रावलपिंडी एयरफोर्स कैंप। रावलपिंडी एयरफोर्स मिलिट्री बेस कैंप के थोड़ा फासले पर क्वार्टर थे जिनमें फौजियों और हॉस्पिटल के अमले के लोगों की फैमिलीज रहती थी। ये एक सोसाइटी सी बन चुकी थी जहां वुमेन क्लब में यहाँ मौजूद सारे मेल डॉक्टर्स और प्रोफेसर्स की बीवियां शामिल थीं। एक दूसरे के बारे में गॉसिप करना और नए आने वाले जोड़ों की बुराइयां करना और फिर अपने शोहरों को भड़काना और जूनियर ऑफिसर्स की बेगमात से बदला लेने के लिए मुख्तलिफ औरतों की एक तरह की पार्टी होती थी। रावलपिंडी की फ़ज़ा सर्दी के आगाज़ से ही ठंडी होती है। अक्सर बारिश और ठंडी हवाएं मौसम को रात के वक़्त काफ़ी खुशगवार बना देते हैं। वुमेन क्लब में आज गहमा गहमी थी क्योंकि आज यहाँ कैप्टन साद ने अपनी वेडिंग पार्टी रखी थी। कहने को तो यह वुमेन क्लब था, लेकिन सारी खवातीन अपने शोहरों के साथ ही इस वक्त मौजूद थीं। अगर कोई नहीं था तो वो जिसकी शादी की सालगिरह थी। कैप्टन साथ ही वाइफ को देखा नहीं मैंने, हालांकि उसे यहाँ आए 1 माह हो चुका है। यह शहाना बोली थी जिसके शोहर मेजर थे और पिछले 2 साल से वो यहीं थी। वो फरबई माइल थी और उसके 3 बच्चे थे। अरे नहीं, वो बहुत कम लोगों से मिलती जुलती है, बहुत रिजर्व सी रहती है, अजीब मगरूर सी लड़की है। कैप्टन साथ और उसकी माँ बहन का हौसला है जो उसको बर्दाश्त कर रहे हैं। मैं उनके घर गई थी, देखकर हैरान ही रह गई मैं तो। एक और खातून बोली थी। सामने देखो। सामने से आती लड़की पे नजर पड़ते शायद सभी मस्मराइज हो गए थे। वो दिखने में कोई 22-23 साल की लग रही थी। स्मार्ट सी, दराज कद, उजला निखरा सा सरापा, स्याह साड़ी पहने जिसमें से उसकी पतली कमर और उसका गोरा पेट नजर आ रहा था। वो अपने शोहर की बाजू में हाथ डाले चलती आ रही थी। पीछे ही कैप्टन साद की पूरी फैमिली थी। पार्टी में आए सारे मर्दों की नजरें उस पर घूम घूम कर जा रही थी और वो सबसे मिलती बेनियाज सी खड़ी थी। क्या नाम है इसका? किसी की आवाज आई थी।
नजर उस सामने नजर आती महाजबीन पर थी जो चलती हुई जनरल राहील के पास से जनरल राहील के पास जा रही थी। गजल यूसुफ। ये किसी और औरत की आवाज थी। खवातीन के हर ग्रुप में उसके बारे में बात हो रही थी। खूबसूरत है। ये आवाज आयशा की थी, जो कि लेफ्टिनेंट जनरल नवीद की बेटी थी और डॉक्टर हारिस की मंगेतर थी। आयशा 21-22 साल एक बातूनी लड़की थी। वो बहुत ज्यादा खूबसूरत ना थी, लेकिन वो खुद को इतना सजा संवार कर रखती थी कि वो खूबसूरत लगती थी। डॉक्टर हारिस आज पार्टी में आएंगे क्या आयशा? सामने खड़ी किसी लड़की ने पूछा था। नहीं, वैसे तो जहाँ मैं हूँ वहाँ वो जरूर होते हैं, लेकिन उन्हें मुझसे अकेले मिलना ज्यादा पसंद है। वो कहते हैं मेरे बगैर उन्हें कुछ अच्छा ही नहीं लगता। इसीलिए पार्टी के बाद शायद रात को वो मुझे मिलने आ जाए। उसके पास उतराने को हारिस ज़याद जैसा शख्स था, जो हर लड़की का आइडियल मर्द था। वो एक अदा से बाल झटकती बोली थी। डॉक्टर हारिस ज़याद जैसा शख्स उसका मंगेतर था, जो अमेरिका से पढ़कर आया था और सीएमएच में न्यूरोलॉजिस्ट था। हॉस्पिटल में उस जैसा खूबसूरत और रिजर्व मर्द कोई नहीं था। और ये भी ही सच था कि वो आज आ रहा था या नहीं, उसे नहीं पता था। वैसे भी वो कम ही पार्टीज अटेंड करता था और उसकी कॉल्स भी। ये क्या इस पार्टी को हॉलीवुड की पार्टी समझकर इस तरह की साड़ी पहनकर आई है, जिसमें से इसका सारा जिस्म नजर आ रहा है? एक और आवाज थी, लेकिन सामने हर चीज से बेनियाज, चेहरे में मुस्कुराहट सजाए गजल यूसुफ जनरल राहील के साथ कोल्ड ड्रिंक की सिप ले रही थी। पास ही उसका शौहर कैप्टन साद भी हंस हंस कर बातें कर रहा था। खूबसूरती का सही इस्तेमाल कर रही है, स्टाफ सादिया बोलनी थी, जिसके बकौल वो उड़ती चिड़िया के पर भी गिन ले। आयशा समेत बाकी औरतें भी गर्दन घुमाए उसी की तरफ देखने लगी थी। हूँ, खूबसूरत, ऐसी औरतें खूबसूरत ही होती हैं। कितनी बेशर्म औरत है ये, कैसे बैकलेस ब्लाउज पहनकर चल रही है और कितनी बेशर्मी से अपने शोहर की प्रमोशन के लिए जनरल राहील के साथ खड़ी है। ये शहाना थी, जिसे वो एक आंख नहीं बा रही थी। उसकी तरह बहुत सी औरतों को बहुत बुरी लग रही थी। खैर, औरत तो नहीं, ये तो कोई 20-21 साल की लड़की लगती है। फिगर भी कैसे मॉडल जैसा है। ये बोलने वाली साइका थी। वो खुद भी 26-27 साल लड़की थी। जब उसका शोहर उससे ये सब करवा रहा है तो जाहिर है वो तो करेगी ही। जब उसका शोहर ही उसकी खूबसूरती और जवानी से फायदा उठा रहा है तो जाहिर है कि वो भी अपने शोहर का साथ तो जरूर देगी। वैसे भी मेरे हस्बैंड बता रहे थे कि 6 साल से कैप्टन साद की प्रमोशन रुकी हुई है। ये बोलने वाली सादिया थी। पता नहीं क्यों, लेकिन उसे वो लड़की अच्छी लग रही थी। उसकी आंखें उसकी मुस्कुराहट का साथ नहीं दे रही थीं। हेलो सर, कैसे हैं आप? ये मेरी वाइफ हैं, गजल अजीज। साद इस वक्त जनरल राहील के सामने खड़ा था, जो कि बाकी ऑफिसर्स के साथ ही खड़े थे। तो आप हैं गजल। आपको देखकर तो वाकई किसी एक्ट्रेस या मॉडल का गुमान होता है। लगता है आप गलत फील्ड में आ गई हैं। आपको तो एक्ट्रेस होना चाहिए था। क्यों कैप्टन साहब? वो उसे सर से पैर तक देखते कैप्टन साद को भी शामिल कर रहे थे। जनरल राहील की दो ही कमजोरी थी, खूबसूरत लड़की और पैसा। वो गजल की तरफ अपना हाथ बढ़ाता बोला था। वो मुस्कुराई थी और अपना नाजुक हाथ एक नजर साथ की तरफ देखते उसने आगे बढ़ा दिया था। जनरल राहील उसके हाथ को पकड़े खड़ा रहा था। वो अपना हाथ उसके हाथ से निकालना चाहती थी, लेकिन वो छोड़ ही नहीं रहा था और साथ कुछ देखने के बावजूद अनदेखा किए हुए था। वो 6 साल से कैप्टन था। वजह ये शख्स था। अब चूंकि साद अजीज के पास पैसा तो था नहीं, बल्कि साद अजीज के पास सिर्फ गजल यूसुफ के अलावा कुछ भी नहीं था। हमेशा से ही वो एहसास कमतरी में रहा था, लेकिन गजल से शादी के बाद बहुत से लोग गजल को देखने के बाद उससे मिलने उठने बैठने लगे थे। जो भी गजल को देखता वही उसकी तारीफ करता और साद अजीज को अपना आप बहुत मोतबर महसूस होता।
गजल का हाथ अब तक जनरल राहील के हाथ में था, लेकिन बस आज की रात, फिर उसके बाद उसका प्रमोशन नहीं रुकेगा। उससे गजल की खूबसूरती पर फख्र हो रहा था। वो वहां से हट गया था। दूर उसकी एकेडमी के लड़के खड़े थे। वो उनके पास हाथ हिलाता चला गया था। और गजल यूसुफ आंखों में आए नमकीन पानियों को पीछे धकेलती सामने रखी ड्रिंक उठाकर लबों से लगा गई। ये तजलील वो कभी नहीं भूल सकती थी। मगर एक सिप लेने के बाद वो रुक गई थी। ये ड्रिंक, इसका टेस्ट कुछ अजीब सा था। शायद कोई एनर्जी ड्रिंक हो। जनरल राहील उसके हाथ को लबों से लगा रहा था। उसकी मोटी मोटी मूछें उसके नाजुक हाथ पे बुरी तरह से चुभी थी। वो अपना हाथ छुड़ाना चाहती थी, लेकिन बूढ़ा खुसर छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो उसे दिल ही दिल में कोस रही थी, लेकिन गुलाबी लबों पर मुस्कुराहट थी। दिल मोह लेने वाली खूबसूरत मुस्कुराहट। तभी वो सामने से चलता हुआ दाखिल हुआ। वो जो हर पार्टी की जान था, छावनी का सबसे वजीह मर्द, डॉक्टर हारिस ज़ियाद। डॉक्टर हारिस, अरे आइए, आपका ही इंतजार हो रहा था। आपकी कमी को हम सब भरपूर याद कर रहे थे। उसे देखते ही जनरल नवीद बोल पड़े थे, और वो भी मुस्कुराता हुआ उनकी तरफ आ गया था। दूर खड़ी आयशा की नजर भी उस पर पड़ चुकी थी। आज एक हफ्ते बाद वो दिखा था। वो ब्लैक डिनर सूट में मलबूस था। दराज कद, कसरती बदन और साफ रंगत और क्लीन शेव्ड। डॉक्टर हारिस छावनी में मौजूद हर एक की नज़र खुद पे ठहराने का सबब बनता था। कैसी रही फ्लाइट, बॉय? ऑल इज गुड, लाइक ऑलवेज। जनरल कासिम उसके कंधे पे हाथ फेरते हुए पूछ रहे थे। वो अमेरिका सेमिनार अटेंड करने गया था, जहां से उसकी वापसी आज ही हुई थी। यस सर, वो मुस्कुराता हुआ बोला था। वो आज की पार्टी में कभी ना आता अगर जनरल नवीद, जो कि उसके ससुर भी थे, उसे यहाँ आने पर इसरार ना करते तो। उसे ऐसे ही पार्टीज में जाना पसंद नहीं था। वैसे आज की ये खूबसूरत तकरीब किस खुशी में है? जनरल राहील का ट्रांसफर यहाँ हुआ है। उनकी वेलकम पार्टी कैप्टन साथ दे रहे हैं, और आज कैप्टन साथ की वेडिंग एनिवर्सरी भी है। वो तभी उसकी नजर सामने खड़ी इर्द गिर्द से बेनियाज उस माहजबी पर गई, तो वापस लौट कर आना भूल गई। इनसे मिलिए डॉक्टर हारिस, यह है कैप्टन साद की वाइफ गजल यूसुफ। गजल यूसुफ जो कि जनरल राहील के साथ खड़ी थी। उनकी इर्द गिर्द और भी ऑफिसर्स थे। जिस जगह वो खड़ी थी वहां का ग्रुप ज्यादा बड़ा हुआ जा रहा था, और सबकी उठती निगाहें उसके मुंह पर बेइज्जती का तमाचा लग रही थी। वो जब से रावलपिंडी आई थी, वो आज पहली दफा किसी गेट टुगेदर में शामिल हुई थी। अगर आप बुरा ना मनाएं तो क्या आप मेरे साथ डांस करेंगी? क्यों कैप्टन साहब, आप क्या कहते हैं? जनरल राहील गजल के सामने हाथ बढ़ा उस पर नजरें जमाए बैठे बोले थे। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं सर, आप डांस करें। कैप्टन साद हंसता हुआ गजल को देख रहा था। सॉरी सर, मगर मुझे डांस नहीं आता। गजल उस बुढ़े ऑफिसर से बचना चाह रही थी। जान, कैसे नहीं आता? करोगी तो आ जाएगा। कैप्टन साद मुस्कुराते हुए गजर का हाथ जनरल राहील के हाथ में देते हुए कह रहा था। वो खामोश हो गई थी। जनरल राहील उसका हाथ पकड़े उसकी कमर के गिर्द अपना दूसरा हाथ रख चुके थे। वो बामुश्किल मुस्कुराते उनके साथ खड़ी हो गई। हेलो, आई एम आयशा, हारिस फियांसे। एक बारीक आवाज पे वो नजर घुमाती पीछे देखने लगी थी। वो स्मार्ट सी लड़की थी जो आते ही सामने खड़े शख्स के बाजू में हाथ डाले खड़ी हो गई थी। आप यकीनन कैप्टन साद की वाइफ होंगी। यू आर टू ब्यूटीफुल। वैसे कैप्टन साद इतने लिबरल होंगे मुझे तो नहीं पता था। वो मुस्कुराते हुए सामने खड़ी गजल पे चोट कर गई थी। मेरे फियांसी तो मुझे किसी से बात करते देख लें तो जेलस हो जाते हैं। बहुत ही पोजेसिव है हारिस, वो चहकती हुई बता रही थी। लेकिन तभी हारिस ने मुस्कुराते हुए नामहसूस तरीके से उसके हाथों को अपने बाजू से हटा दिया था। वो जले हुए दिल से आयशा को देखती एक नजर सामने खड़े हारिस पे डाल गई, लेकिन वो ठिठक गई थी, क्योंकि उसके सामने खड़े मेजर हारिस की गहरी खामोश नजरें
उसे अंदर तक डिस्टर्ब कर रही थी। वो ड्रिंक की सिप लेता, उसे सर से पैर तक स्कैन कर रहा था। उसकी नजरें गजर यूसुफ को खुद में सिमटने पर मजबूर कर रही थी। ये गहरी, अंदर तक उतरती आंखें, पता नहीं वो कौन था, लेकिन क्यों उसकी अंदर तक उतरती निगाहें गुस्सा नहीं दिला रही थी। उसके सपाट चेहरे पर एक के बाद एक रंग आ रहा था। डॉक्टर हारिस, जरा जाकर म्यूजिक तो ऑन करवा दे, मुझे डांस करना है इनके साथ। जनरल रहीद उसकी आंखों में देखते कह मेजर हारिस से रहे थे। वो एक नजर गजर यूसुफ के चेहरे पे गाड़ता स्टेज की तरफ चला गया। आपको डांस करना आज मैं सिखा दूंगा गजल। जैसे ही म्यूजिक चलेगा तो आप अपने इस पाँव को इस तरह करेंगी और मैं। वो जो उसको डांस के स्टेप बता रहे थे अचानक खामोश हो गए, क्योंकि मेजर हारिस के पाँव अटकने की वजह से साउंड सिस्टम की तार निकल चुकी थी। पार्टी में जो लाइट म्यूजिक चल रहा था वो भी बंद हो गया था। क्या मसला हुआ है? क्यों म्यूजिक चलने की बजाय बंद हो गया है? जनरल राहील गुस्से से बोलते हुए एक लम्हे को गजल की कमर से गिरफ्त कम हुई थी और वो जल्दी से पीछे हट गई थी। आयशा, जो कि जनरल नवीद अपने बाबा के साथ खड़ी थी, वो काफी देर से देख रही थी कि हारिस की नजरें उस गजल पे जमी हुई थी। हारिस ने एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखा था। गजल को सामने से आते देखकर अपना पाँव आगे कर गई और वो अगले ही लम्हे गजल का पैर चेयर से टकराया और वो जमीन बोस होने लगी। लेकिन उससे पहले कि वो नीचे गिरती, किसी ने जल्दी से उसे अपनी बाहों में समेट लिया था। गजल की खौफ से आंखें धीरे से गजल की खौफ से बंद आंखें धीरे से खुली थी और सामने नजर आती स्याह गहरी आंखों में कहीं खो गईं। हारिस की स्याह आंखों में न जाने कैसा जादू था कि वो भूल गई कि वो किस पोजीशन में है। शायद यही हाल हारिस का भी था, क्योंकि वो भी बेहिसो हरकत उसे थामे खड़ा था। मां गजल होश में आते जल्दी से दूर हुई, लेकिन वो खड़ी नहीं हो पाई थी। पाँव में शदीद दर्द उठा था। वो अपने पाँव को देखने लगी। वो अपने पाँव को देखने के लिए नीचे झुकी तो उससे पहले ही हारिस नीचे झुक गया था। उसके नाजुक पैर के अंगूठे से खून रस रहा था। आए प्लीज, आप चेयर पे बैठे। वो गजल के सामने अपना हाथ फैलाए उसे सहारा देने के लिए खड़ा था। गजल ने एक नज़र साग की तलाश में दौड़ाई, लेकिन वह नजर नहीं आया और फिर एक नज़र सामने खड़ी आयशा पे गई, जो लाल अंगारे की तरह उसे देख रही थी। यही हाथ जनरल राहील का था और उसकी नंद और सास तो मुस्कुरा रही थी। वो जानती थी उस मुस्कुराहट का मतलब क्या है। नहीं शुक्रिया, मैं मैनेज कर लूंगी। उसने कदम पीछे लेने चाहे, क्योंकि आयशा की नजरें उसे चला कर कह रही थी कि दफा हो जाओ। तभी हारिस ने भी उसकी नजरों के तभी हारिस ने भी उसकी आंखों के ताक़ुब में देखा और बिना इजाजत के उसका हाथ अपने मजबूत हाथों में ले लिया। वो ख्याल से उसे चेयर पे बिठाता खुद को उसके पैरों के पास वो ख्याल से उसे चेयर पे बिठाता खुद उसके पैरों के पास एक घुटना नीचे रखता बैठ गया। गजल के बार बार मना करने के बावजूद वो अपने ड्राइवर से गाड़ी में से फर्स्ट एड बॉक्स मंगवा चुका था। वो अपने बाजू कोहनियों तक मोड़ रहा था। स्याह शर्ट में उसके सफेद मजबूत बाजू, जिन पे वेन्स उभरी हुई थी। उसके बाजू और हाथों पे स्याह बाल उसके बाजू और हाथों को और हसीन बना रहे थे। गजल की आंखें उसके हाथों पर ठहर गई थीं। उसके पाँव पर चलते उसके हाथ, उसके अंदर अनोखा एहसास पैदा हो रहा था, जो एहसास कभी साथ के साथ होते हुए भी उसे महसूस नहीं हुआ था। अब वो उसके पाँव को हील से आजाद करता, अपने घुटने पे आराम से रखता खून साफ कर रहा था। दर्द की लहर उठी थी। गजल ने फौरन घबराकर बेख्याली में उसके कंधे पे हाथ रख दिया था। उसे तो दर्द के एहसास की वजह से महसूस नहीं हुआ, लेकिन हारिस के चलते हाथ रुक गए थे। वो ऊपर देखने लगा था, उस महजबीन की तरफ जो अपने निचले होंठ को दांतों तले दबाए हुए थी। लबों से होती उसकी नजर ऊपर का सफर तय करने लगी। उसके माथे पे हल्की सी दुलाइनें पड़ गई थी। दूसरे हाथ से वो अपने शहद जैसे बालों को कान के पीछे कर रही थी।
وہ درد کے احساس میں بھی حسین لگ رہی تھی۔ دفن اس کی دیکھنے کی وجہ سے شاید جلدی سے وہ اپنا ہاتھ ہٹا گئی تھی، لیکن حارث کے دل کی حالت اتل پتل ہو چکی تھی۔ وہ اس کے انگوٹھے پہ بینڈیج لگاتا اٹھ گیا تھا، ایک نظر اس لڑکی کی طرف دیکھا تھا جو کسی رات کو چاند تلے کہی جانے والی غزل کی طرح ہی تھی، شاعری میں بیان کی جانے والی محبوبہ کی طرح، آنکھوں میں اداسی اور لبوں پہ آنکھوں میں اداسی اور لبوں پہ مسکراہٹ۔ اس کا شوہر بھی سر پہ آ کے کھڑا ہو گیا تھا، وہ نامعلوم انداز سے پیچھے ہٹ گیا تھا، وہ دور کھڑا دیکھ سکتا تھا۔ کیپٹن سعد غصے سے کچھ کہہ رہا تھا جبکہ وہ چپ کھڑی سن رہی تھی، پتہ نہیں کھڑی کیسے ہوئی ہوگی۔ جنرل راحیل بھی خراب موڈ سے سعد سے بات کر رہا تھا اور سعد شاید اسے ایک اور موقع مانگ رہا ہوگا۔ تم کہیں جا رہے ہو؟ عائشہ کی آواز پیچھے سے آئی تھی۔ ہاں۔ وہ آہستہ سے پلٹا تھا، ایک نظر اسے دیکھا اور کہا، ابھی تو فنکشن ختم نہیں ہوا۔ وہ پیچھے سے بولی تھی، اس کے اندر آگ لگی ہوئی تھی اسے غدر کے ساتھ دیکھ کر۔ وہ رکا تھا لیکن پلٹا نہیں، اور پھر بنا کچھ کہے وہ آگے بڑھنے ہی لگا تھا کہ وہ دوڑتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑ گئی۔ میں نے ڈنر نہیں کیا، چلو کہیں ڈنر کرتے ہیں، تم ایک ہفتے بعد آئے ہو۔ میں پلین میں ہی کھا چکا ہوں، اب گھر جا کر آرام کروں گا۔ وہ اس کی طرف دیکھے بغیر اپنا ہاتھ آزاد کراتا آگے بڑھ گیا تھا۔ اس کے بیٹھتے ہی گاڑی زن سے گزر گئی تھی، لیکن عائشہ نے دیکھا تھا، حارث نے گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے ایک نظر غزل کی طرف دیکھا تھا۔ اسے سامنے سے آتی غزل سے سخت نفرت اور حسد محسوس ہو رہی تھی۔ وہ اپنی ساس اور نند کے پیچھے پیچھے چلتی گاڑی میں جا بیٹھی تھی، لیکن وہ پیر پٹکتی اپنے باپ کے پاس چلی گئی تھی۔ اس کی شادی کی پہلی رات تھی آج۔ وہ دلہن بنی کمرے میں بیٹھی اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کا شوہر جس کا عاشق تھا، سعد عزیز۔ وہ اس سے ایک فنکشن میں ملی تھی جب دہشت گردی سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر کے لیے فوج کے کچھ آفیسرز ان کی یونیورسٹی آئے تھے۔ ان میں سے ایک سعد عزیز تھا۔ اس کی سعد عزیز سے بس ایک سرسری سی ملاقات تھی، لیکن سعد عزیز اس کے لیے وبال جاں بن گیا تھا۔ وہ غزل یوسف تھی، اپنے نام کی طرح بے پناہ حسین۔ اس کے لیے لڑکوں سے اس قسم کے رویے کی وہ عادی تھی، لیکن سعد عزیز، اس کی یونیورسٹی کے چاروں سال وہ اس کے لیے کتنا پاگل رہا تھا۔ شروع میں تو اس نے اس کی کافی انسلٹ کی، یہاں تک کہ اس نے ساری یونیورسٹی کے سامنے تھپڑ دے مارا، مگر پھر بھی وہ اس کے دل سے اپنی محبت نہیں نکال پائی۔ اس کا تعلق بہت سخت گھرانے سے تھا۔ بہت مشکل سے اسے یونیورسٹی پڑھنے کی اجازت ملی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی ایسی کوئی بات ہو اور اس کی پڑھائی ختم ہو جائے۔ اسے اپنی پڑھائی سے بہت پیار تھا۔ ساتھ کی اس کی یہ دیوانگی یونیورسٹی میں مشہور تھی، کیونکہ اکثر وہ اس کی یونیورسٹی آتا تھا، کبھی اس کے لیے پھولوں کے بکے، تو کبھی کیک، تو کبھی اس کی دوستوں کے لیے بھی۔ غزل یوسف اسے مسلسل ذلیل کرتی، لیکن وہ ڈیڑھ تھا یا عاشق، اس کے مستقل مزاجی کو اس کے معصوم دل نے قبول کر لیا تھا
और फिर यूनिवर्सिटी ख़त्म होते ही जहाँ गज़ल यूसुफ के लिए बहुत से रिश्ते आए, वहाँ साद अजीज़ ने भी उसे हासिल करने के लिए अर्ज़ी कर दी। और कुछ किस्मत की बात थी, या साद अजीज़ की मोहब्बत सच्ची थी, या फिर वो मुकद्दर का सिकंदर था। गज़ल यूसुफ गज़ल साद अजीज़ बन के उस वक़्त उसके कमरे में उसकी दुल्हन बनी सर से पैर तक सजी संवरी बैठी थी। वो घूंघट किए बैठी माजी की यादों में खोई हुई थी। उसने कभी साद से अपने दिल का हाल बयान नहीं किया था, लेकिन आज वो उस पर अपने दिल की हालत खोल कर रख देगी, वो ये सोच रही थी। और फिर दरवाज़ा खुलने के साथ ही वो गला साफ करता अंदर दाखिल हुआ था। गजल की धड़कनें तेज हो गई थी, उसके सुर्ख होंठों पे मुस्कुराहट बिखर गई थी। वो उसके पास बैठा था, आहिस्ता से वो खुद में सिमटी थी। वो हाथ बढ़ाता, उसका घूंघट उठाता, उसके खूबसूरत चेहरे को देखने लगा था। बहुत खूबसूरत लग रही हो, बिल्कुल मेरी मोहब्बत की तरह। बहुत खूबसूरत, बहुत पाक, बहुत हसीन। वह मखमूर लहजे में कहता उसके माथे पे अपनी मोहब्बत की पहली मोहर लगा गया था। गजल यूसुफ थी ही बहुत खूबसूरत, उसमें कोई शक नहीं था। वो वो खूबसूरत थी, नाजुक थी और एक समझदार लड़की थी। उसने खुद को अपने शोहर के लिए संभाल कर बचा कर रखा था। साद अजीज की इमानत में कोई जरा बराबर खयानत नहीं की थी। उसने एक नजर देखकर उसने एक नजर अपने सामने बैठे शख्स की तरफ देखा। वो सांवली मगर साफ रंगत का शख्स था, क्लीन शेव, चेहरे पे कुछ दाने थे। उसने यूनिवर्सिटी के 4 सालों में भी कभी साद को दाढ़ी मूंछ में नहीं देखा था। वो हमेशा क्लीन शेव ही रहा था। वो आज पहली दफा उसके चेहरे को इतने पास से देख रही थी। क्या देख रही हो? वो मुस्कुराया था। गजल, तुम किसी शायर की गजल हो या अफसाना, लेकिन मुझे आज सच में लग रहा है कि मैं बहुत खुशनसीब हूँ। मैंने तुम्हें हासिल कर लिया है। वो उसका हाथ पकड़ता बोला था। वो मुस्कुराई थी। यकीन तो उसे भी नहीं हो रहा था, बिना कुछ किए ही वो उसकी हो गई थी। यकीनन साद की मोहब्बत सच्ची थी। वो उसका हाथ पकड़े आहिस्ता आहिस्ता दबा रहा था और वो मुस्कुराती खुद को उसे सौंपने को तैयार थी। वो जेब से एक मखमली केस निकालता उसके सामने कर गया था। वो देखकर मुस्कुराई थी। वो आगे बढ़ता उसकी सराहीदार गर्दन में नाजुक सा लॉकेट पहनाने लगा। वो उसके करीब था। वो उसके लिबास से उठती खुशबू महसूस कर सकती थी। वह बेखुद होता उसे सीने से लगा गया था। गजल की धड़कनें थम सी गई थी। वो अपनी बाहें आहिस्ता से उसके गले में डाल गई। कुछ लम्हों बाद वो उससे दूर हुआ था। साइड टेबल में पड़ा दूध का गिलास उठाकर उसने गजल के लबों से लगाया था, जो कि उसके मना करने के बावजूद उसी को सारा पिलाया था। जैसे ही उसने गिलास को खुद से दूर किया, साथ उसके लबों को अपने लबों में ले गया और उसके लबों पे लगा दूध का जायका अपने अंदर उतारने लगा। उसके हाथ गजल के जिस्म पर चल रहे थे। वो उसके वजूद को महसूस कर रहा था। उसने आहिस्ता से उसे बेड पर लटाया था और वह साकत सी बेड पर लेट गई थी। वो जानती थी अब क्या होने वाला है। वो कोई बच्ची नहीं थी, वो 24 साल की दोशीज़ा थी। वो जानती थी शादी का मतलब क्या है। वो उसे सारे हक देने के लिए तैयार थी। वो उसके ऊपर झुक गया था। उसके गर्म हाथ गजल के जेवरात उतार रहे थे और वो गहरी सांसें लेती खुद को हर चीज के लिए तैयार कर रही थी। वो असफन यूसुफ की अकलौती बेटी थी। असफन यूसुफ कार इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते थे। वो निडर थी, बेबाक थी अपने हकूक लेने के मामले में। वो उसकी कमर से जिप ओपन करता उसका सुरख कामदार फराक उतार रहा था। उसका नाजुक सरापा उसके सामने था। बालों में लगी ज्वेलरी और पिंस उतारने के बाद उसके सुर्ख शहद जैसे बाल बिखर गए थे। साथ की आंखें उसे देखकर हैरान रह गई थी और गजल उसकी इस तरह देखने पर शर्मा गई थी। वो जानती थी वो बहुत हसीन है, उसका फिक्र बहुत गजब है, ये उसकी दोस्तें भी कहा करती थी। यूनिवर्सिटी में सब उसे रापंजल कहा करते थे। वजह उसके लंबे हल्के शहद जैसे सुर्ख बाल थे। साथ को हैरान देखकर वह खुद आगे बढ़ती, साथ की शर्ट के बटन खोलने लगी थी। जब उसका शौहर था, उस पे उसका हक था, तो फिर शर्म कैसी?
वो साद की शर्ट उतार रही थी। साद के सीने पे भी कोई बाल नहीं थे, बल्कि उसके जिस्म पर ज्यादा बाल थे ही नहीं। साद के हाथ उसकी कमर पे चल रहे थे। वो उसके गले से लगी थी। जब उसने साद के हाथ अपनी बरा पे महसूस किए और फिर अपने जरखेज सीने को आज़ाद महसूस किया। उसके लबों से एक सिसकी निकली थी। साद उसके ब्लाउज को अलग कर चुका था। उसके सीने पे मौजूद उठे हुए उबार अपने जोबन पर थे। वो उन लड़कियों में सी थी जिनकी रंगत कुदरती तौर पर सफ़ेद और सुर्खी माइल होती है। साद उसे दोबारा से बेड पर लिटाता उसके सीने को अपने हाथों में भर गया था। गजल की आंखें बंद हो रही थीं। वो बामुश्किल उन्हें खोले हुए थी। साद, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। आई एम सॉरी मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा यूनिवर्सिटी में। वो उसके कंधे पे हाथ रखती कह रही थी और वो उसके हाथों को अपने लबों से लगाता मुस्कुराया था। चाहो तो एक और थप्पड़ मार लो। गजल, मैंने तुमसे बेइंतहा मोहब्बत की है। मुझे कभी छोड़ के मत जाना, वरना मैं पागल हो जाऊंगा। उसके चेहरे में झुकता, उसकी आंखों में देखता, अजीब जुनूनी से अंदाज में कह रहा था। चंद लम्हे तो गजल उसके लहजे से डर सी गई थी, लेकिन फिर मुस्कुरा दी थी। उसके सामने साद था, वो शख्स जो 4 साल से उसकी मोहब्बत में उसका हर तरह का सलूक बर्दाश्त करता आया था। जाहिर है वो उससे सच्ची मोहब्बत करता था, इसलिए तो इसके दूर जाने का बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वो उसे खुद पे गिरा गई थी, उसको अपने सीने के साथ लगा गई थी। वादा करती हूँ साथ, मैं गजल यूसुफ सिर्फ तुम्हारी हूँ, तुम्हें छोड़ने का सोच भी नहीं सकती। मैं तुम्हारी जितनी मोहब्बत तो नहीं कर सकती, लेकिन मेरे दिल में सिर्फ तुम हो। वो उसकी आंखों पे अपने लब रख गया था। वो अपने लबों से उसके चेहरे से होता उसकी गर्दन पे अपने लबों से छू रहा था, और वो आंखें बंद करके खुद को उसे सौंप गई थी। लेकिन गदर को न जाने क्यों नींद सी आ रही थी। वो आज की रात सोना नहीं चाहती थी। साद ने उसकी मोहब्बत के लिए 4 साल इंतजार किया था, और वो आज की रात उसके साथ जागना चाहती थी, उसकी मोहब्बत को सराहना चाहती थी। जरखेज सीने पर लगे गुलाबी मगरूर उठे हुए हिस्से को अपने लबों में ले गया था। वो सिसक रही थी, लेकिन उसकी आंखों में नींद पता नहीं कहाँ से आ गई थी, बहुत ज्यादा। वो उसके सीने से होता हुआ उसके पेट पे चल रहा था। साद के हाथ उसकी टांगों की तरफ बढ़ रहे थे, और उसकी टांगों के दरमियान हाथ चला रहा था। और गजल, वो अपने होश खो रही थी। उसकी आंखों के आगे मनाज़र धुंधले हो रहे थे। वो शर्ट लेस उस पे झुका था, लेकिन न जाने क्यों उसकी आंखें बंद हो रही थीं। माजी में गुम वो आंखें बंद किए हुए थी। वो थकी सी बेड ग्राउंड से टेक लगाए आंखें बंद किए हुए थी। उसके पाँव का दर्द अब बेहतर था। अभी तक वो कपड़े नहीं बदल सकी थी। घर आते ही वह मुजरमों की तरह अपनी सास और नंद के सामने सर झुकाए सजा सुनती रही थी। और साथ वो खड़ा उसे घूरता रहा था। वो आज सिर्फ जिस्मानी नहीं, ज़हनी तौर पर भी थक चुकी थी। आज की तस्लील वो कभी नहीं भूल सकती थी। लेकिन साथ कितना घटिया है उसे पता था, या फिर शायद वो उससे भी ज्यादा घटिया हो। अभी वो उठी ही थी चेंज करने कि दाड़ की आवाज से कमरे का दरवाजा खुला, और गिरता पड़ता साथ अंदर दाखिल हुआ था। उसकी हालत देखकर वो अंदर तक कांप गई थी। वो नशे में था। वो शराब के नशे में धुत अंदर दाखिल हुआ था। वह जानती थी अब क्या होने वाला है, और ये ख्याल ही उसकी जान निकालने के लिए काफी था। मेरी बीवी, कैसी हो? वो उसके नजदीक आता उसके बालों को हाथ में पकड़े हुए बोला था। वो खामोश थी, एक हल्की सी सिसकी भी नहीं निकली थी। उसे खामोश ही रहना था, वरना वो उससे भी बदतर हो सकता था। और तुम्हारा पाँव कैसा है? हाँ, दर्द कम हुआ? उसके चेहरे के नजदीक अपना चेहरा करता बोला था। शराब की बदबू उसके मुंह से आ रही थी। गजल से बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा था। वो अब की बार भी खामोश रही थी।
जवाब दो, तुमसे पूछ रहा हूँ, पाँव कैसा है? वो उसके बालों को खींचता अब किस जोर से चीखा था। ठीक ठीक है, वो डर के मारे बोली थी। गुजरे एक साल में वो बहुत बदल गई थी, बहुत बुज़दिल हो गई थी वो। अच्छा, गैर मर्द से हाथ लगवाकर अब तो ठीक है, अभी बताता हूँ तुझे। वो कहता उसके अंगूठे को अपने सख्त जूते से कुचलने लगा था। ना चाहते हुए भी एक चीख उसके लबों से निकल गई थी। बहुत शौक है ना तुम्हें चीखने का, किसी रंडी की तरह? आज बताता हूँ। बहुत दिन मैंने सब्र किया, तुम्हारे खूबसूरत जिस्म पे कोई निशान नहीं आने दिया कि तुम मेरी प्रमोशन करवाओगी, लेकिन तुमने। वो उसको बेड पे फेंकता उसके हाथों को बेड की टेक के साथ बांधने लगा था। वो खुद को छुड़वाना चाह रही थी, जिस पे उसके चेहरे पे एक जोरदार थप्पड़ रिसीव किया गया था। वो रो दी थी। अब वो उसकी टांगों को बेड के तरफ में बांध रहा था। वो डर से कांप रही थी। वो एक दरिंदा था, हैवान था। वो अपना मोबाइल निकाल कर स्टैंड पर सेट कर रहा था और लड़खड़ाते कदमों से शराब की बोतल को पकड़ता अलमारी की तरफ बढ़ गया। और तभी अलमारी से वो चीज़ निकाल कर बाहर लाया। गजल सर जोर जोर से नहीं में हिला रही थी, लेकिन वो शैतानी हंसी हंसता उसके बदन से आहिस्ता आहिस्ता साड़ी खोलता गया। उसे मुकम्मल बरहना कर चुका था। तेज लाइट उसकी आंखों में चुभ रही थी। वो मुश्किल आंखें खोले हुए थी। उसके हाथ में बारीक चुटकियां थी। गजल देख कर ही रो दी थी। वो जानती थी अब उसके साथ क्या होने वाला है। साथ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं कल तुम्हारे फिर से तुम्हारे सर से मिलूंगी। वो जो कहेगा मैं करूंगी, लेकिन प्लीज़। उसकी बात पूरी होने से पहले ही वो उसके खूबसूरत चेहरे पे एक और थप्पड़ मार चुका था और फिर उसके सीने के नरम हिस्से पे वो चुटकियां लगाने लगा था। गजल बेबस हो गई थी। खामोश आंसू बहने लगे थे उसके सीने और पेट पे। वो बारीक सुइयां चुटकियां लगाता उसकी टांगों के दरमियान आ गया था। गजल मुसलसल नहीं में सर हिला रही थी। गुटी गुटी आवाज़ें उसके मुंह से निकल रही थी, क्योंकि उसके लबों पे वो टेप लगाया हुआ था। वो एक अजीब सी मशीन थी जिसका स्विच ऑन करते ही वो उसकी टांगों के दरमियान नाजुक हिस्से में अंदर और बाहर जाने लगी थी और वो खुद सामने बैठा शराब के गिलास भरकर पीने लगा। उसकी हालत देखकर वो खुश हो रहा था। वो इस वक्त कोई जहनी मरीज लग रहा था। हाँ, मर्द चाहिए था ना तुम्हें? बीवी होने के हकूक चाहिए थे ना? अब हक मिल रहा है तो रोना धोना किस बात का? मर्द के साथ भी तो यही करना था। क्यों, शादी का मतलब यही तो है ना? वो बोल रहा था और गजल की गुटी गुटी चीखें निकल रही थीं। स्टैंड पर लगे मोबाइल में